झारखंड वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर भाषा ज्ञान। वीडियो का पार्ट नंबर 34 रहेगा। 2 बजे यह वीडियो मिलता है, आज इसमें डाला नहीं हूँ। तो देखिए, एक चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है उसमें जो हमारा टॉपिक चलता है, जैसे कंप्यूटर भाषा ज्ञान है, जनरल साइंस चलता है, वो आपको 2 बजे ही मिलेगा। बाकी एक वीडियो हिंदी और इंग्लिश का सुबह में रह जाएगा और शाम को झारखंड जीके स्पेशल रहेगा। प्योर सिर्फ और सिर्फ उसमें झारखंड जीके डिस्कस किया जाएगा, जैसा डिस्कस कर रहा हूँ, और भी उसका एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर भाषा ज्ञान 20 क्वेश्चन पेपर 3 बनेगा, सीजीएल और अलग अलग एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनेगा। सब में आपको फायदा पहुंचाएगा, बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। पीडीएफ और क्विज के लिए टेलीग्राम से कनेक्ट अवश्य रहें। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। और इस जो क्लास होता है, अब प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन इंक्लूड करना शुरू कर दिया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन आया हुआ कहीं ना कहीं है। साथ ही साथ आज का क्लास थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा, आप लोग के लिए थोड़ा टफ रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। अगर छोड़ के जाइएगा तो बहुत चीज़ मिस कर जाइएगा, वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, जेएसएससी पीजीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं तो इसको बहुत बाद में देखा कि क्वेश्चन पूछा गया था, इससे बहुत पहले मैं आपको इसी सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मेरा सारा कंप्यूटर का लेक्चर अगर चेकआउट कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन तो ऐसी हवा हो जाएगा, हवाई हो जाएगा, एकदम से बन जाएगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कंट्रोल यूनिट एंड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज। बोला जा रहा है कंट्रोल यूनिट होता है कंप्यूटर का, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन शॉर्ट एलयू कह सकते हैं। तो उसको आप क्या कहते हैं? कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, किसका पार्ट होता है? तो मैं आपको पहले बता चुका था, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का ये जो है पार्ट होता है। बताइए, ये डायग्राम में आपको कितनी बार दिखाया था कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से आप जानते हैं, उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट सारा कंट्रोल करने का काम इसका होता है। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है, वो मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, और मेमोरी यूनिट होता है, स्टोर करके रखता है डेटा को। तो इसको देख लीजिए। और कंप्यूटर में आप लोग इनपुट देते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि स्क्रीन हो गया, तो वो आपका आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है, तो उस पर आपको डिस्प्ले कर देता है रिजल्ट को, जो भी आप लोग इनपुट देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो समझ गए? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। और इसमें जो एक पार्ट मेंशन नहीं है वो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक था मेमोरी यूनिट। तो इसके साथ साथ मेमोरी यूनिट भी जो है से इसका हिस्सा है। अब देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपसे क्वेश्चन ये देंगे कि बताइए कि इनमें से सीपीयू का कौन पार्ट नहीं है। एक दूसरा कोई ऑप्शन डाल देंगे। मान लेते हैं ये जो कैश मेमोरी है नंबर फर्स्ट पे, उसको डाल देंगे, तो ये सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, तो अच्छे से पढ़ा कीजिए, ताकि फ्यूचर में क्वेश्चन उलट पलट के भी पूछे ना, तो वहाँ पे आपको उलट पलट नहीं जाना है। ठीक है, आप लोग को सीधे ही जवाब दे देना है। बाकी बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी एक तरह का हिडन मेमोरी होता है, ध्यान रखिएगा, और यह एक रैम का पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कंप्यूटर देखिएगा प्रोसेस करते रहता है, यानी कि जब उसका सीपीयू प्रोसेसिंग करते रहता है, तो जो कैश मेमोरी होता है उससे डेटा जो है से बहुत ज़्यादा फास्ट लेता है, इसीलिए कैश का यूज करता है। अगर कैश के पास वो डेटा नहीं रहता है, तो सीपीयू मेन मेमोरी के पास भी जाकर डेटा को ले सकता है। ये कुछ कहानी होता है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। कैश मेमोरी, उसके बाद एक मेमोरी होता है रजिस्टर मेमोरी। यह कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी होता है। यह तो रेलवे के एग्जाम में आ चुका है कि कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी कौन है, तो रजिस्टर मेमोरी। समझ गए? तो इसको देख लीजिएगा सारा चीज़। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से आप लोग जानते हैं। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। जेएसएससी पीजीटी 2017 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। समझ गया सारा चीज़? अच्छा, आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वह कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? सोचिए जरा सा। यह इनपुट आउटपुट दोनों है। कैसे? क्योंकि इसमें आप लोग कोई चीज़ काम भी करते हैं, यानी कि टच करते हैं तो वह इनपुट ले लेता है, और प्लस में कोई चीज़ को डिस्प्ले भी कर देता है। तो डिस्प्ले करने का काम किसका होता है? स्क्रीन का होता है। स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है। दैट्स वाई योर मोबाइल स्क्रीन इज इन बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। समझ गए? बाकी मोबाइल आपका मिनी कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी क्वेश्चन है जेएसएससी पीजीटी 2017 का। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इसमें कौन जो है ट्रू या फॉल्स है। कितनी बार बता चुका हूँ, ये चीज़ मैं नहीं बताया था ना, ये चीज़ जो है आपको नहीं बताया था। ये कोई नया चीज़ है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है, स्टेटमेंट 2, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिक रिसोर्स लेबल और लाइकोस इज अ सर्च इंजन। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। इसमें स्टेटमेंट देख रखे हैं, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछती है। यूआरएल का पूर्ण बोला जा रहा है यूनिक रिसोर्स लेबल होता है, और लाइकोस एक सर्च इंजन है। कौन सा स्टेटमेंट सही है?
तो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, आप लोग तो समझ चुके होंगे। यूआरएल कितनी बार मैं बता चुका हूं कि यूआरएल जो है होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है, यूनिक एड्रेस होता है। सब वेबसाइट का अलग अलग एड्रेस होता है, यहाँ तक हर पेज का अलग अलग एड्रेस होता है, आपको पता होगा। यूट्यूब पे मेरा जितना वीडियो डाला जाता है उस सबका एक अलग अलग एड्रेस होता है, सबका अलग लिंक होता है। मैं एक लिंक दूंगा तो उससे दूसरा वीडियो नहीं खोलेगा, सिर्फ और सिर्फ वही वीडियो खोलेगा। हर एक वीडियो का, हर एक चीज़ का अलग लिंक होता है, अलग एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं आप लोग। ये वेबसाइट के लिए खासकर यूज करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए, वेबसाइट जो होता है ऐसे ग्रुप ऑफ वेब पेजेज होता है ना। चलिए, तो इसका हो गया यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे गलत हो गया। बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है लाइकोस एक सर्च इंजन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात है कि आज के क्लास में इसीलिए बोला हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस जो मैं बोला था आज मैं कराने वाला हूँ, और मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोग छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए मैं अभी नहीं कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा। लाइकोस एक सर्च इंजन है। बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है से अब यहाँ से अब 4 ऑप्शन में से चूज कीजिए। फर्स्ट तो गलत हो गया, तो फॉल्स फॉल्स, बाकी देखेंगे नहीं हम, फॉल्स फॉल्स कट गया। तो पहला फॉल्स था, ये कटा नहीं है, मतलब ये आपको टिक ऐसे लगाना है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टिक लगा लीजिए। तो लाइकोस जो एक सर्च इंजन है, कुछ इस तरह से लाइकोस देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में फुल फॉर्म जितना भी आता है मिडिल में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक कि जेएसएससी के एग्जाम में WWW इस तरह से भी फुल फॉर्म पूछ के रखे हैं, जो कि फाउंड किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कब? 1989 में, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, देख लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, इसे भी फुल फॉर्म पूछ के रखे हैं आपसे। विथ रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर जार्गन द लेटर एस इन ASCII स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे जागरण नहीं है ना, पूर्ण चंद्रगुप्त जो 1964 में एस्टेब्लिश किए थे वो नहीं है, ठीक है। यह जार्गन है, ये जार्गन दूसरा चीज होता है, इसको मतलब होता है तकनीकी शब्द होता है। अच्छा, वहाँ पे जब मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था एक चीज़ बताना भूल गया, अरिथमेटिक को देखिएगा अंडरलाइन किया हुआ है, उसका स्पेलिंग देख लीजिएगा ना। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए। अरिथमेटिक वर्ड है ना, उसको अगर लिखने के लिए बोला जाए ना, अगर दे दिया जाए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में इंग्लिश में, तो कंफ्यूज कर जाइएगा। इसीलिए वर्ड्स को ध्यान से देख लीजिएगा, उसीलिए अंडरलाइन किया हुआ था, बताना भूल गया ना, अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान देखिए, दे दीजिएगा उस पर, PDF रख लीजिएगा। तो ASCII में एस का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म याद है या भूल गए? मैं भी चेक करता हूँ भाई, मुझे याद है कि नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगेन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड, तो यही इसका बताना है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो मैं आपको क्यूज कराता था बहुत पहले, मतलब बहुत पहले क्वेश्चन डाला था, उसमें ऐसे मैं करा चुका हूँ कि ए का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, और फिर दूसरा आई का क्या मतलब है। इस तरह से मैं आपको क्यूज इस पर डाल चुका हूँ। अब क्वेश्चन देखिए पास्ट में पूछा गया है। ट्रूली स्पीकिंग तो मैं पास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज अब कर रहा हूँ, पहले मैं नहीं किया था, बट मुझे इतना सारा जितना भी देखिएगा, बहुत मेरा मैगजीन पढ़ने का आदत है, तो मैं प्रीवियस ईयर बहुत सारा पढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत आइडिया है कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म पुनः बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह फुल फॉर्म है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक बात और, यह जो है 7 या 8 बिट का कोड होता है ना, 7 या 8 बिट का कोड होता है, ASCII। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है MS पावर पॉइंट, और आज MS पावर पॉइंट से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। जो MS ऑफिस है टॉपिक आपका मेंशन है, ओके, चाहे वो किसी भी सिलेबस में बोलिए, PGT हो या जैसे सिजिल हो, सबका सिलेबस में यह सारा टॉपिक मेंशन है। तो ध्यान से देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से आज ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ही क्वेश्चन शुरू होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 से। इन MS पावर पॉइंट थीम्स कैन बी फाउंड अंडर। थीम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन टैब में, डिजाइन टैब में, इंसर्ट टैब में, या फिर एनिमेशन टैब में, कहाँ देखने को मिलेगा? अलग अलग टैब देखने को मिलेगा टूल बार में आपको। तो डिजाइन टैब में थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके लिए यहाँ पे डायग्राम भी डाला गया है ताकि अच्छे से समझ सकें। ये देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखिएगा आपको, ओके। यहाँ पे इसको डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब में देखिए यहाँ पे थीम ऐसा दिख रहा है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से ब्लैक करना है, ओके, बैकग्राउंड वगैरह। तो थीम जो है सर यहाँ पे देखने को मिला, कलर फॉन्ट वगैरह ये सब मिल जाता है। यहाँ तक पेज सेटअप और पेज ओरिएंटेशन भी जो है सर यहाँ पे डिजाइन टैब में मिला था। आप अगर प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा तो मैं पहले बताया था पेज ओरिएंटेशन 2 तरह का होता है,
चलिए साथ में चलिए। और हो सकता है कंप्यूटर के लेक्चर में 30 मिनट ज़्यादा चल जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करता हूँ ना, मेरा आदत ही है। शॉर्ट पढ़ा के मैं नहीं भागता हूँ, मुझे पता चलेगा कि नहीं 1-1 मिनट में सबको खत्म करके चला जाऊँगा, लेकिन मेरी आदत नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िए। तो दो तरह का स्लाइड ओरिएंटेशन होता है, एक होता है आपका ऐसे वाला, एक होता है ऐसे वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग हॉरिजॉन्टल मोड में, और इसको बोलते हैं आपको वर्टिकल मोड में। जो हॉरिजॉन्टल मोड होता है उसको लैंडस्केप मोड बोलते हैं, और जो वर्टिकल मोड होता है उसको आप लोग पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं। तो दो तरह का ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ तक कि पास्ट में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द टाइप ऑफ, तो 4 ऑप्शन डाल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक पेज ओरिएंटेशन का टाइप है ना, पेज सेटअप वगैरह बहुत सारा कुछ डाल सकते हैं आपको, आप लोग कंफ्यूज कर देंगे वहाँ पे। तो पेज ओरिएंटेशन का यह टाइप है। स्लाइड ओरिएंटेशन लिखा है तो पेज ओरिएंटेशन भी समझ लीजिएगा। समझ गए। तो डिजाइन टैब में ये भी देखने को मिलेगा, थीम का ऑप्शन भी डिजाइन टैब में ही देखने को मिलेगा। आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर, अरे भाई क्या टिक लगा के जा रहा हूँ, देखिए ऐसा हुआ था। सुबह में एक लेक्चर पढ़ा रहा था हिंदी का, उसमें भी मैं गलत किया था, देखिए वहाँ भी ऐसे हुआ था। लगाना था ऑप्शन नंबर बी को, लगा दिया ऑप्शन ए को, तो ऐसा होता है गड़बड़ कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, डिजाइन टैब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जैसे मैं तो पढ़ाने के ड्यूरेशन में बहुत कुछ सीखा हूँ। एक चीज़ मैं देखता था कि जो चीज़ ये सब गलती होता है ना, ये सब बोलने से ही, कुछ करने से ही ठीक होता है। मैं सोची कि नहीं कि एक बार सही होगा तब ये काम करूँगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत चीज़ मैं देख चुका हूँ, वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत पहले से कोशिश करता था, बट नहीं होता था। बोलता गया, गलती करते गया, सीखते गया, होता गया। तो आज थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसका एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा लेक्चर का। चलिए, हरियाणा टेट पीजीटी 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। उसमें तो हरियाणा टेट का मैंने बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन डाला हुआ था, तो मैं अभी उसका क्वेश्चन बहुत सारा उठाऊंगा अभी। ओके, तो देखने को मिलेगा आपको। जो जनरल स्टडी का पोर्सन है उसमें भी कंप्यूटर का रहेगा, वो मिक्स क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो टॉपिक अलग अलग दे रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, वो सब आपको मिलता रहेगा। बाकी जनरल साइंस अगर आपको पढ़ना है जेएसएससी के एग्जाम के लिए, खासकर 8, 9, 10 का, आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा पढ़ चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट उससे आते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मैच कीजिए जरा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ओरेकल है, उबंटू है, EBCDIC है, और उसके बाद है टर्म व्यूअर। टर्म व्यूअर एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। तो इसका जो है से आपको क्या जो है से मैच करना है, तो उसके बाद ऑप्शन को चूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है से एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, आप लोग डेटा वगैरह, बहुत सारा चार्ट वगैरह, ओके, टेबल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ओरेकल देखिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है, DBMS का, इसको ध्यान रखें। और DBMS का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बताया था। और उबंटू अगर पूछ देगा आप क्वेश्चन में कि यह किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम है सिस्टम है, तो ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और कोई एक पार्टिकुलर पर्पज के लिए डिजाइन किया गया एप्लीकेशन होता है, उसको आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए, छाटने के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करने के लिए है? चार्ट वगैरह के लिए बनाने के लिए, डाटा वगैरह कैलकुलेशन करने के लिए है, तो इसको क्या हो गया, एक पार्टिकुलर पर्पज के लिए हो गया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, रटना ही नहीं है। उसके बाद EBC जो है DIC, यह जो आपको देखने को मिलेगा, यह एक बाइनरी कोड सिस्टम है ना, बाइनरी कोड या सिस्टम देखने को मिलेगा, तो 4 का D चला जाएगा। और टर्म व्यूअर है रिमोट डेस्कटॉप व्यूअर है। जो टर्म व्यूअर है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, चाहे अगर मान लेते हैं कोई रिमोट कंप्यूटर है, वहाँ पे डेटा को ट्रांसफर वगैरह करने के लिए इसका जो है यूज वगैरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कि यहाँ से 1 का चला गया C, 2 ओरेकल हो गया, DBMS ऐसे ओरेकल कंपनी भी है, 2 का चला गया E, 3 का चला गया B, इस तरह से ऑप्शन नंबर B होगा, देख लीजिएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, मैच करने के लिए ऐसे आते हैं ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था हरियाणा PGT का, ओके, समझ गए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बता देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट समझ लीजिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट होता है ना, ग्रुप ऑफ जो वर्कशीट वगैरह होता है, उसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऐसे बोल सकते हैं। उसको वर्कबुक बोला जाता है, वर्ड ऐसे बहुत सारा सीट ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे सीट होता है, तो इसको आप लोग सीट बोलते हैं। और ये सारा सीट अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसको कलेक्टिवली आप लोग वर्कबुक बोलते हैं। तो एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है, ये उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछते हैं। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। EBCDIC जो है यह एक आपको देखने को मिलेगा, ये एक यह एक बाइनरी कोडेड सिस्टम है। और टर्म व्यूअर एक रिमोट डेस्कटॉप व्यूअर है, इसको देख लीजिएगा, दूर से इसको व्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं।
या वेब इसको कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका यूज करते हैं। जो EBCDIC है इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, हो सकता है इसको दे दें और बाद में पूछ दें कि बताइए कि आई का क्या मतलब है तो सी का क्या मतलब है, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी। स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यही होता है कोड, इसमें 2 बार वर्ड आता है ना, इसको देख लीजिएगा। चलते हैं, और जो फर्स्ट है वहाँ पे कोडेड है ना, सेकेंड में कोड है, डिफरेंस पता होना चाहिए, तो फंसा देंगे ऐसे भी आपको। ऐसे उतना टफ तो मुझे नहीं लगता है बनाएंगे क्वेश्चन, इतना नॉर्मल याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है टू यूज द एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट साइज कलर इन द टाइटल ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल यूज। बोला जा रहा है कि अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके पास है और आप चाहते हैं कि एक ही जैसा टेक्स्ट हो, एक ही जैसा कलर हो, ठीक है, टाइटल में, तो आपको किसका यूज करना चाहिए? स्लाइड सॉर्टर का, फाइल मास्टर का, उसका बाद फॉर्मेट ब्रश एंड मेक टाइटल्स आइडेंटिकल, या फिर स्लाइड मास्टर का। स्लाइड मास्टर है यहाँ पे, ऊपर स्लाइड सॉर्टर है। देखिए आप लोग यूज करते हैं स्लाइड मास्टर का ना, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से स्लाइड मास्टर आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये स्लाइड मास्टर आपको व्यू टैब में देखने को मिलेगा, जिसको ध्यान रखें ना, तो स्लाइड मास्टर में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर में आप लोग यूज करते हैं जैसे कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं तो वो आपको दिखाता है कि डॉक्यूमेंट जो है कैसे आपको अरेंज करना है ना, इसको देखिएगा। सॉरी, जो आपका सीट्स है उसको दिखाएगा कि कैसे, या फिर स्लाइड है उसको दिखाएगा किस तरह से आप उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसको सॉर्ट करके आपको बताता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड मास्टर यूज करना है आपको, ठीक है। किसके लिए? एक चाहते हैं कि सेम साइज कलर रहे, एक ही जैसा टेक्स्ट रहे, तब पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये आपको कैसा सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट नाम है इसका, प्रेजेंटेशन ना, तो प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और जो आप देखते हैं एक्सेल है वो एक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इस तरह से बोल सकते हैं ना। वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा सॉफ्टवेयर, जो डेटा जो प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर बोला उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्लाइड मास्टर इसका यूज होगा, हो गया, आंसर हो गया। बाकी सारा का मैं आपको दिखा दिया था, व्यू टैब में मिलता है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक थोड़ा सा अंदर से पूछ लेते हैं आपको, इसीलिए बता रहा हूँ। फोर्ट्रान लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, जो फोर्ट्रान लैंग्वेज था किसके द्वारा डेवलप किया गया था? लेडी एडा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, एडवर्ड रॉबर्ट, या फिर जॉन बेकस। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन बेकस। तो जॉन बेकस द्वारा फोर्ट्रान लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। यहाँ तक कि फोर्ट्रान लैंग्वेज का ना आपको देखिएगा फुल फॉर्म भी होता है, ऐसे नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऐसे तो पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आजकल ना पता नहीं इसका पेन दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जॉन बेकस यही डेवलप किए थे। और याद रखिएगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो था, पहला भाषा जो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया गया था फोर्ट्रान लैंग्वेज था। ये जो लेडी एडा लवलेस है, ध्यान दीजिएगा, लेडी एडा लवलेस है, इनको कंप्यूटर के क्षेत्र में पहली प्रोग्रामर माना जाता है ना, पहला प्रोग्रामर इन्हीं को माना जाता है, लेडी एडा लवलेस। और इनको मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोगों को पहले बताया था कि कंप्यूटर किसके बिना जैसे काम नहीं कर सकता है। जो फर्स्ट जो कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, याद है? एनालिटिकल इंजन उसका नाम था। तो उसमें प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता हुआ था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था लेडी एडा लवलेस का, इसीलिए इनको फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर नहीं चल सकता है। याद कीजिए, क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर किसके बिना जो से काम नहीं कर सकता है, तो वो होता है प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको आप लोग प्रोग्राम बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को आप लोग सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लीजिएगा, इस तरह से हो गया। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। एडवर्ड रॉबर्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, ये फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है ना, इसको देख लीजिएगा। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के नाम से एडवर्ड रॉबर्ट जाने जाते हैं। और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है से जाने जाते हैं एलन ट्यूरिंग ना, एलन ट्यूरिंग है। आज पेन को ना क्या हो गया है। जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस से जाने जाते हैं एलन ट्यूरिंग, सबको देख लीजिएगा ध्यान से, फिर से बता दे रहा हूं। लेडी एडा लवलेस इज नोन एज द मदर ऑफ कंप्यूटर एंड सी इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। Charles Babbage is known as the father of computer and the first computer developed by him was named analytical engine. Important point है। Edward Robert is known as the father of personal computer and Alan Turing is known as the father of computer science. अभी वर्तमान में विश्व का सबसे जो तीव्रतम कंप्यूटर है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम लगता है भूल गया मैं, नहीं भूलूंगा, तुरंत याद आ जाएगा। अभी थोड़ा सा माइंड से उतर गया है, देखिए माइंड से उतर गया।
अब नहीं याद आएगा, इसको छोड़ते हैं, अभी बीच में आएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। जॉन बेकस इसका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और हाँ, ये जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है वह साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा। उसका नाम ना एफ से ही है, याद आ गया। उसका नाम है फ्रंटियर, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। जो वर्तमान में सबसे फास्ट कंप्यूटर है उसको बोलते हैं फ्रंटियर। इसका स्पीड 1.1 एक्साफ्लॉप्स में चल गया। फ्लॉप्स स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, एंड एक होता है जो होता है फ्लॉप्स के बाद एक और इसका होता है, आज ना लगता है कुछ भूल रहा हूँ मैं फ्लॉप्स भी होता है के लिए, और एक होता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर का जो है स्पीड पता करने के लिए आप लोग यूज करते हैं, सॉरी फॉर दैट। विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में मतलब इंसान कितना चीज़ याद रखेगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ याद रखना पड़ता है। और कोई चीज़ ट्रूली स्पीकिंग तो कुछ लेके नहीं बैठा हूँ, जो बस माइंड में है बस प्रस्तुत कर रहा हूँ। विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में कौन सा व्यू जो है प्रेजेंट नहीं होता है, आप लोग कौन सा व्यू इसमें नहीं देखते हैं। एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड शॉटर या फिर नॉर्मल व्यू। इसमें देखिए जो MS पावर पॉइंट होता है, एक इसमें एक्सट्रीम एनिमेशन जैसा कोई एक चीज़ नहीं होता है ना, एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं होता है, बाकी सारे व्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए स्लाइड शो मिलेगा, स्लाइड शॉटर मिलता है, और नॉर्मल व्यू भी होता है। स्लाइड शॉटर बता दिया था आपको, स्लाइड शो क्या होता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ना। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा डिटेल में लिखा हुआ है कि स्लाइड शॉटर क्या करता है, एक थंबनेल भी होता है ऑफ योर स्लाइड, अलाउइंग यू टू शॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द ऑर्डर ऑफ योर स्लाइड प्रायर टू प्रिंटिंग। बताया था ना कि प्रिंट करने से पहले आपको स्लाइड को किस तरह से रखना है, उसका वो जो करता है वह स्लाइड शॉटर करता है। उसके बाद यहाँ पे जो आउटलाइन व्यू जो होता है, आप देखते हैं वह जो होते थे आउटलाइन बताता है, तो टाइटल्स एंड प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ ईच स्लाइड, जो कि टाइटल और जो आप लोग देखते हैं प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो बताता है आपको आउटलाइन व्यू। और नॉर्मल व्यू में क्या होता है, नॉर्मल व्यू में एडिटिंग ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है। अगर कोई स्लाइड क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय जो है आपको एडिट करना है स्लाइड को, तब हमारे नॉर्मल व्यू का यूज आप लोग कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9। इन MS पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड इज कॉल्ड। पहले आते हैं, आइए इसको दिखाते हैं। आप लोग कभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज किए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगर यूज किए होंगे तो वहाँ पे देखिए इस तरह का कोई चीज़ आपको देखने को मिलता होगा। जैसे ही आप लोग स्लाइड करते हैं ना, डिफॉल्ट एक स्लाइड आपको देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे इस तरह का एरिया देखने को मिला, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन ना। तो इसको जो है इसके जो एरिया है उसको आप लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोला जाता है। तो आपका स्लाइड हो गया, इसी को आप लोग स्लाइड बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसका जो पेज होता है उसको आप लोग स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। और जो एक्सेल होता है उसका आप लोग पेज को वर्कशीट के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यही होता है, डॉटेड एरिया देखने को मिल रहा है ना, इसको आप लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर, समझ गए। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा रटने की बात नहीं है, इसीलिए डायग्राम की हेल्प से आपको बता दिया। टिक लगा लीजिए, प्लेस होल्डर्स, आंसर डी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये क्वेश्चन JSSC PGT 2017 में आया हुआ है। 512 बाइट्स आर इक्वल टू 512 बाइट्स के बारे में बताना है कि कितना इसका जो है बाइट किसके बराबर होता है, बताना है आपको। इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन लगभग देख लीजिएगा। एक जो किलो बाइट होता है उसमें लगभग आप लोग पढ़े होंगे 1024 KB होता है ना, 1024 KB। मतलब 1 KB में इतना होता है, आपको बता रहा हूँ, 1 KB में इतना बाइट होता है, आपको देखे होंगे, ओके, बाइट्स होता है, ठीक है। तो अगर देखिएगा 1 KB में 1000 बाइट, लगभग रफली ने यहाँ पे 1000 लिया है, इसीलिए आंसर इसका इस तरह से आ गया है। 1024 से डिवाइड करता तो कुछ अलग ही आ जाता, समझ गए। तो देख लीजिएगा 512 अगर बाइट निकालते हैं तो उसको किलो बाइट में करना होगा, तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो लगभग यहाँ पे 0.5 जो है से आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 KB के आसपास आएगा, इसको देख लीजिएगा, लगभग में है। तो JSSC PGT 2017 में यह क्वेश्चन आया हुआ था, समझ गए, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड मास्टर व्यू इन MS पावर पॉइंट 2016। एक मास्टर व्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कौन जो है एक वैलिड मास्टर व्यू इसमें नहीं है, नहीं पूछा गया है, देख लीजिए। नोट्स मास्टर, आउटलाइन मास्टर, स्लाइड मास्टर या फिर हैंड आउट मास्टर। आउटलाइन मास्टर जैसा कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा मास्टर व्यू में, बाकी नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर और हैंड आउट मास्टर जैसे चीज़ देखने को मिल जाते हैं ना, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 12 है, हाउ मेनी वर्कशीट्स डज अ वर्कबुक कंटेन इन MS Excel 2016 बाय डिफॉल्ट। अभी आपको दिखाया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का
जो प्रेजेंटेशन होता है एक दिखाया था, उसमें कितना स्लाइड था बाय डिफॉल्ट। आप लोग ओपन करके देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट अगर पावर पॉइंट हो कंप्यूटर में ओपन करिएगा, चाहे एक्सेल को ओपन करके देखिएगा, एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ना आपको सिर्फ एक ही आपको पेज देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग वर्क जो है से सीट के नाम से जानते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए वर्कशीट बोला है, तो किसी एक वर्कबुक में एक ही सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग ऐड करते जाइए अपने अनुसार। ओके, यह जो फिर से बता रहा हूँ डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 1975 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। पॉल एलन को कोई याद नहीं रखता है, ठीक है, याद उसी को रखता है जो पॉपुलर होता है, जो दिखता है वो बिकता है, पता है ना। मार्केटिंग तक का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग अगर करते होंगे तो पता होगा, जो दिखता है वो बिकता है, तो लोगों को कैसे दिखाना है, जो दिख जाएगा वो बिक जाएगा, ठीक है, चाहे वो चीज़ कोई भी हो, ठीक है। कोई सड़ा हुआ चीज़ है ना, तो उसको आप लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छा है तो सड़ा हुआ चीज़ को भी आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा सामान भी है ना, अगर आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छा नहीं है तो अच्छा चीज़ को भी आप लोग सेल नहीं कर सकते, सेल करने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए होता है, ठीक है। तो जिसका पहला स्ट्रेटजी है आप लोगों को दिखाइए, उसके बारे में बताइए, ठीक है। चलिए, Which key or keys is or used to run the slide show from the beginning of Microsoft PowerPoint? ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा है बिगिनिंग ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड, यानी कि शुरू से आपको अगर स्लाइड शो करना है तो स्लाइड शो देखते हैं। स्लाइड शो एक तरह का ऐसा अगर देखते हैं कंप्यूटर में एक तरह का बोल सकते हैं वीडियो जैसा चलने लगेगा, एक तरह का सिस्टम आप बोल सकते हैं, फंक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जिसको पहला स्लाइड अपेयर होगा, उसके कुछ सेकंड बाद दूसरा स्लाइड अपेयर होगा, तीसरा स्लाइड अपेयर होगा, तो आपको लगेगा कि वीडियो चल रहा है, तो इसी को ही स्लाइड शो के नाम से आप लोग जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में ध्यान दीजिए, अगर आपको स्लाइड शो करवाना है कहाँ से, बिगनिंग से, तो उसके लिए आप लोग जो ऑप्शन यूज करते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, मिसप्रिंट हो गया है, कोई किसी को एक ऑप्शन को सही करना पड़ेगा, ठीक है, इसको करना पड़ेगा। अब वीडियो को मैं बंद नहीं करने वाला हूँ, पीडीएफ में सही कर दूंगा। इसमें एक ऑप्शन A5 होना चाहिए था, ठीक है, तो A5 का आप लोग यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आपको स्लाइड शो करवाना है बिगिनिंग ऑफ स्लाइड से, यानी पहला स्लाइड से, तब आप लोग को A5 प्रेस कर देना है, स्लाइड शो चालू हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारा वर्कशीट है, 12 आपके पास स्लाइड है, अब आप चाहते हैं अभी 5वां पेज पे आप काम कर रहे हैं, अब चाहते हैं कि वहाँ से जो है से इसको ना स्लाइड से शुरू करें, तो उसके लिए आपको Shift+A5 दबाना पड़ेगा। टोटल कंप्यूटर कीबोर्ड पे देखिएगा फंक्शन की संख्या 12 होता है, अलग अलग इसका काम होता है। F1 में आप लोग यूज करते हैं, F1 होता है यूनिवर्सल हेल्प के लिए, मतलब होता है हेल्प करेगा। F2 जो होता है सर रीनेम के लिए होता है। F3 आप लोग सर्च करने के लिए यूज करते हैं। F4 का अलग फंक्शन होता है, ठीक है, आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। A5 तो बता ही दिया, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में था, और इस Shift+A5 होता है अगर आपको प्रेजेंट स्लाइड यानी करेंट स्लाइड से शुरू करना है तब। ऐसे वेब ब्राउजर पर जाइएगा ना तो A5 जो है रिफ्रेश वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ गए सारा चीज़। आज मिस्टेक हो गया, इसको अंतिम क्षण में यह मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये A5 ही था, मुझे पता नहीं कैसे इसको गलत कर दिया, पीडीएफ में सही कर दिया, क्वेश्चन नंबर 13 था। फाइल एक्सटेंशन इन MS पावर पॉइंट इज, पावर पॉइंट को ही PPT बोला जाता है, शॉर्ट में देख लीजिएगा। तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .exe, .pdf, .pptx, .xls। माइक्रोसॉफ्ट में अगर कॉमन सेंस के बेसिस से भी कर लीजिएगा, टफ नहीं होता है PPTX। तो कहीं कहीं हर जगह जो है ना से ज़्यादा दिमाग लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि भी लगा लीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। पावर पॉइंट शॉर्ट में PPT बोलते हैं। PDF होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक्सेल्स होता है ना, एक्सेल का ये फाइल फॉर्मेट है। एक्सेल्स जो देखने को मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यह फाइल एक्सटेंशन है ना, EXCEL, देख लीजिएगा ध्यान से। अब पूछेगा कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो फाइल एक्सटेंशन जो है फाइल टाइप का पता करने के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द शॉर्टकट की Ctrl+= है, Ctrl+= है, तो Ctrl+= का यूज आप लोग किसके लिए करते हैं, क्रिएट सुपरस्क्रिप्ट, क्रिएट सबस्क्रिप्ट, शो हिडन मार्क्स, या फिर इंक्रीज इंडेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएट सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आप लोग समझते हैं, चलिए बता देते हैं। आप लोग दो तरह से लेटर को लिखते हैं, जैसे कि x² आप लिख दिए और यहाँ पे x2 लिख दिए, तो नीचे वाला जो है ना तो वह सब स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, और ऊपर वाला को आप लोग सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो ऊपर है वह सुपर है, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट जो होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है यानी कि पावर में, और इसको नीचे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। जैसे आप लोग फॉर्मूला लिखे ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि
इसको सेलेक्ट लाइम यानी कि बुझा हुआ चीना बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है ना, इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, समझ गए। तो सबस्क्रिप्ट करने के लिए कोई लेटर को आप लोग कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। मैं भी इसको बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, तो मुझे तो पता है। एक और चीज़ था इसमें, सबस्क्रिप्ट करने का एक और तरीका होता है, मैं अभी तो माइंड पे नहीं आ रहा है, अभी बताऊंगा आपको, उसको मैं देखना पड़ेगा कीबोर्ड पर कि कैसे मैं करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं है। तो सबस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन यूज होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए क्या होता है, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इक्वल टू साइन दबा दीजिए, आपको सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। इंडेंट बढ़ाना है, इंक्रीज इंडेंट, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एम दबा देना है, देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस एम। और अगर मार्जिन को डिक्रीज कर देना है, यही इंडेंट को मार्जिन बोलते हैं, तो अगर उसको मार्जिन को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एम दबा देना है, समझ लीजिएगा। इंक्रीज और डिक्रीज में अंतर है, ओके। और यहाँ पे अगर कोई स्लाइड को हाइड करना है तो देख लीजिएगा, कंट्रोल के शिफ्ट के साथ 8 आपको दबाना है ना, उसको हाइड कर देना है, ठीक है। चलिए समझ गया सब चीज़ की कोई दिक्कत है। आंसर हो गया आपका सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इक्वल टू दबाया जाता है। तीसरा बात है कि अगर इंडेंट को आपको बढ़ाना है, यानी कि जो पैराग्राफ आप लोग देखते हैं इस तरह का पैराग्राफ होता है, तो ये जो इंडेंट होता है छोटा सा, फिर ज़्यादा आपको बढ़ाना है, मान लेते हैं इतना करना है, तो उसके लिए आप लोग मार्जिन बोलते हैं, कंट्रोल प्लस एम लेते हैं। और अगर मार्जिन को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एम दबाना पड़ेगा ना, सब तो एक ही फंक्शन से नहीं ना होगा जी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आता है, जो कि ये क्वेश्चन है कि कौन इसमें वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में आइए डिफरेंस पहले देखेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन की ओर लौट के आते हैं। सबसे पहला डिफरेंस होता है जो वेब ब्राउजर और एक तरह से बोल सकते हैं जो सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर के पास देखिए क्या होता है कि एक तरह का ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा यह कार्य करता है, और इसको आप लोग ना किसी एक कंप्यूटर बोलिए या मोबाइल फोन बोलिए उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग सर्च इंजन को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यह जो वेब ब्राउजर होता है किसी एक वेब सर्वर से या फिर HTML पेजेस से बोलिए, वहाँ पे डेटा को वह सर्च करके आपके पास डिस्प्ले करता है या उस पर जाता है, समझे। तो यह होता है वेब ब्राउजर। सर्च इंजन के पास जो है, ठीक है, उसका एक खुद का डेटाबेस होता है, ठीक है, खुद का डेटाबेस होता है। वह जो है से जो वेब ब्राउजर है उसके जैसा है से किसी के डेटा पर डिपेंड नहीं करता है, उसका एक खुद का डेटा होता है। वेब ब्राउजर का अपना डेटा नहीं होता है। आप लोग सर्च कीजिएगा कोई चीज़, कौन में जाकर सर्च कीजिए, तो वह किसी वेब पेज को जैसे सर्च करता है ना इंटरनेट पे, तो वेब पेज HTML पेजेस को बोलिए, वह सर्च करता है। इसके पास अपना डेटाबेस नहीं होता है। कंप्यूटर में जो वेब ब्राउजर होता है उसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता होता है। दूसरी तरफ देखा जाए सर्च इंजन के बारे में, तो सर्च इंजन के पास जो अपना डेटाबेस होता है इसको आप लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं कंप्यूटर में, समझ गए। तो इस तरह का होता है, समझ गए, डिफरेंस यही होता है इसका। कुछ एग्जाम्पल अगर इंक्लूड कीजिएगा तो यह देख सकते हैं, इसके पास गूगल है, मतलब कोई भी एक सर्च इंजन इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। बिंग देखने को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। याहू है, इस तरह का सर्च इंजन देखने को मिलेगा। जबकि गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो कि फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे वेब ब्राउजर के। तो डिफरेंस यही होता है, एक जो होता है जो सर्च इंजन, इसके पास अपना डेटाबेस होता है, क्रोम के पास अपना डेटाबेस नहीं होता है, HTML पेज को सर्च करता है, ठीक है। ये जो होता है आप लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे क्रोम कर लीजिए, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब लोग इंस्टॉल कर रखते हैं। लेकिन क्या आप लोग गूगल को इंस्टॉल किए हैं, बताइए। आप लोग बहुत सारा के पास आप लोग के पास मोबाइल है, तो क्या आप लोग बताइए तो कौन कौन गूगल को इंस्टॉल किया है? कोई भी नहीं किया होगा। अब इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। जो आप लोग का एंड्रॉयड फ़ोन जो है, एंड्रॉयड वो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कि गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 2008 में। तो ये जो होता है बाय डिफॉल्ट ही आपको सर्च इंजन डाल के दे देता है, यह एंड्रॉयड वाला, समझे। तो एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल सर्च इंजन जो है बाय डिफॉल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। तो यह एक सर्च इंजन का एग्जांपल है गूगल, न कि वेब ब्राउजर का। पहले मैं भी इसमें गलती करता था, कन्फ्यूज रहता था, बट अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ गए। तो गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम बोलिए या फिर फायरफॉक्स बोलिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे के सारे जो हैं वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए, और अभी तो एक सर्च इंजन बताया था लाइकोस, वो भी जो सर्च इंजन का एग्जाम्पल आया था, ठीक है, नया था, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आगे आपसे पूछ दे। अब लाइकोस को ऐसे कुत्ता जैसे सिंबल को दिया था, आपको पता है पहला लाइका कौन था? थोड़ा सोचिए, आप लोगों को पता है लाइका क्या था? आंसर समझ में आ गया ना कि इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? ऑब्वियसली यहाँ पे गूगल जो है वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। गूगल जो है सबसे बड़ा सर्च इंजन है, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, यह गूगल के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है।
गूगल क्रोम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ, अरे भाई, यह गूगल के द्वारा जो है लॉन्च किया हुआ वेब ब्राउज़र है। ओके, ऐसे ही कभी कभी मैं गलती करता हूँ। वेब ब्राउज़र है, इसको भी 2008 में लाया गया था, उसी समय जिस समय एंड्रॉयड फ़ोन को लाया गया था, सॉरी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था ना, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बताइए, माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन कौन सा आया है? ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन कौन आया है अभी? गूगल का जो एंड्रॉयड का जो है नया लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ठीक है, और आईफोन का भी नया वर्जन कौन आया है? सब कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। मैं देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग डेली पार्टिसिपेट कीजिए और डेली आप लोग टाइम से आइए, ठीक है ना। आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, डेली टाइम से आइए, उसके बाद देखिए कि आप लोग प्रिपरेशन किस तरह से मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, भरोसा रख के आप लोग आइए, टाइम से लाइव देखा कीजिए। और अगर लाइव नहीं देख पाते हैं, कोई लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं जो काम करते हैं कहीं और पे, ठीक है, तो बाद में भी देख सकते हैं। बट जो लोग घर में बैठे हैं ना, वो अपना रूटीन सेट कीजिए। 8 बजे मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग वीडियो देखने आ रहे हैं, ठीक है, बहुत मतलब देख ही नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, कोई 10 बजे 11 बजे तक आ रहे हैं। आप लोग जो रूटीन होता है ना, उसको बनाइए लाइफ में, और उसके बाद उसको फॉलो कीजिए, और रूटीन को सुबह से बनाइए, ठीक है। और 3 वीडियो को डेली इंजॉय कीजिए, डेली आएगा। हो सकता है 2 बजे वीडियो जो कि अभी आ रहा है, कभी कभी मैं डिसकंटिन्यू कर दूं, क्योंकि काम करते करते मुझे पता है कि मैं भी थक जाऊंगा, ठीक है, तो इससे मैं ना नहीं करूंगा, कभी कभी इसको डिसकंटिन्यू रहेगा। ओके, देखते हैं शाम का वीडियो झारखंड जी का मैं बंद नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, अंतिम सांस तक वह वीडियो चलेगा। कभी कभी अगर डिसकंटिन्यू हो जाए किसी कारण से तो नहीं कर सकते हैं, जो कि हाल ही में एक दिन होगा ही होगा। चलते हैं, तो यही सारा था। वीडियो कैसा लगा? मुझे लगता है आप लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आज यहाँ से सीख के गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आते हैं तो वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दें, लर्नर्स का एजुकेशन से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें, ठीक है। एजुकेशन मोटिवेशन आगे बढ़ाते रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।